नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और मैं आपके पास फिर एक कहानी लेकर आया हूँ। वो कहानी जो हमको डराती है, वो कहानी जो हमको कुछ सिखाती है और वो कहानी हमें ये बताती है कि हमारा समाज कहाँ और किस दिशा पर जा रहा है। हमने अक्सर सुना है कि औरतों के साथ अत्याचार उन जगहों पर होता है जहाँ पर औरत कमज़ोर होती है, औरत पढ़ी लिखी नहीं होती है, औरत अपने शौहर, अपने आदमी, अपने मर्द, अपने फादर, अपने भाई पर निर्भर होती है। उन औरतों पर ज़्यादा अत्याचार होता है। ऐसी बातें हमारे समाज में होती हैं और हम समझते हैं कि ये ठीक है। औरत घर से बाहर अकेली निकलेगी तो उस पर कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई उसको देखने और रोकने वाला नहीं है। इस तरह की बातें और इस तरह की घटनाएं भी हुई हैं, तो हमें लगता है कि ये सही है। लेकिन आज हम जो आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो उस औरत की है जो, अगर हम नौकरी और जॉब की बात करें तो उसमें सबसे ऊंचा स्थान अगर हमारे देश में है तो वो एक जुडिशरी माना जाता है। जी हाँ, और जुडिशरी में भी वकील और ये सब तो होते हैं, लेकिन जो जज होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। जिस तरह से अभी हम अपने देश में फैसले देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज किस तरह से देश के संविधान को बचाने के लिए फैसले देते हैं, तो उसी लिए जज साहब को सबसे बड़ा ओहदा माना जाता है। क्योंकि कहते हैं कि कई साहब होते हैं जो जानों को बचाएं, वो सिर्फ इस दुनिया में तीन ही साहब हैं, एक ड्राइवर साहब, एक डॉक्टर साहब और एक जज साहब, जिनके हाथों में लोगों की जान होती है। जी हाँ, आज हम कहानी आपको ऐसी ही जज साहिबा की सुनाएंगे जो हमको दर्द देगी, दुख देगी और कुछ सोचने को मजबूर करेगी। जी हाँ, यूपी, लखनऊ, कानपुर, यहाँ की मजिस्ट्रेट प्रतिभा गौतम। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे प्रतिभा गौतम। जज बनने का सफ़र इतना आसान ना था। अपने माँ बाप की बेटी थी, पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी पर जब आई तो यहाँ पर इनकी मोहब्बत हो गई एक शख्स से। दोनों ने साथ लॉ की पढ़ाई की। लॉ की पढ़ाई करने के साथ दोनों की नज़दीकियाँ हो गईं। नज़दीकियाँ होने के बाद लड़की के माँ बाप जब लड़के के घर पर गए बात करने के लिए, रिश्ता देने के लिए, तो लड़के के घर वालों ने कहा कि आपकी हैसियत, आपकी औकात इतनी नहीं है कि हमसे रिश्ता कर सकें। पहले कुछ कर लीजिए, फिर हम कुछ सोचेंगे कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। वैसे हमारी तरफ से ना है। अब हम आपको बता दें कि लड़का बहुत ही प्रभावशाली फैमिली से आता था, और इतनी प्रभावशाली फैमिली, सुनिएगा ये बात को, इतनी प्रभावशाली फैमिली कि इस फैमिली के 7 लोग, 7 पुरानी पुश्तों से चलते हुए और अभी भी 7 लोग जुडिशरी में है। जज से लेके सरकारी वकील से लेके मजिस्ट्रेट से लेके बैरिस्टर तक, और मजबूत लॉयर्स इनकी फैमिली में पहुंचे हुए हैं, इनकी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इतनी पावरफुल फैमिली थी, पर इन्होंने प्रतिभा गौतम का रिश्ता करने से मना कर दिया। लेकिन लड़का मोहब्बत करता था। दोनों ने जुडिशरी का एग्ज़ाम दिया और किस्मत का खेल देखिए, प्रतिभा गौतम का सिलेक्शन हो गया और वो लखनऊ में नियुक्त हो गई। अब नियुक्त हो गई लखनऊ में। शादी की बात नहीं हुई थी, लेकिन लड़का मोहब्बत कहता था करता हूँ, और वो मोहब्बत के सहारे दोनों ने शादी कर ली। शादी कर ली। प्रतिभा को लखनऊ में रहना पड़ता था, और जो ये लड़का था ये 30 हज़ारी कोट दिल्ली में काम करता था। हर फ्राइडे की शाम को ये लखनऊ और दिल्ली का जो एक्सप्रेस वे बना हुआ है, जिसमें 6 घंटे में ये लखनऊ पहुंच जा सकता है, वहां से ये फ्राइडे को जाता था। सैटरडे संडे अपनी पत्नी के साथ रहता था, और संडे की रात या मंडे की सुबह, यानी कि अगर जल्दी चले 4-5 बजे चले तो 10 बजे तक अपनी कचहरी यानी कि 30 हज़ारी कोर्ट पहुंच जाता था। ऐसा इन्होंने अपना नियम बना रखा था, ऐसा इन्होंने अपनी नियम तरीका बना रखा था कि इस तरह मुलाकात होती थी। कभी अगर प्रतिभा को दिल्ली आना पड़ता था तो वो मिल लेती थी। दोनों ने शादी कर ली थी। परिवार
कि प्रतिभा के परिवार ने भी मिलना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि इस बड़े घर में शादी करके प्रतिभा ने कोई बड़ी गलती की है, इसको शायद इसका नुकसान, इसका भुगतान भरना पड़े। लेकिन प्रतिभा भी मोहब्बत करती थी और उसे लगता था कि मेरा पति भी मुझसे मोहब्बत करता है। अगर ये सब परिवार की बातें हैं तो ये सब चलती रहती हैं, हर घर में कॉमन है और ये जल्दी ही सब ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिलसिला काफ़ी टाइम से चलता रहा और एक दिन फ्राइडे की रात को नहीं, सैटरडे की सुबह को यही आदमी जो प्रतिभा का पति था ये थाने पहुंचता है। कहानी बहुत डराने वाली है। ये थाने पहुंचता है और थाने पहुंचकर कहता है कि सर, मेरी वाइफ दरवाज़ा नहीं खोल रही है, मेरे घर का दरवाज़ा बंद है। सब पुलिस वाले कहते हैं कि दरवाज़ा बंद है तो इसमें क्या खबर है भाई, क्या तुम रिपोर्ट लिखाना है, वेट कर लो, फ़ोन कर लो। कहता है कि सर फ़ोन भी बंद आ रहा है और इस वक्त मेरी वाइफ दरवाज़ा नहीं बंद करती है। कहने लगे दरवाज़ा क्या आगे से लॉक है? कहने लगे नहीं सर, लॉक नहीं है, अंदर से बंद है। कहने लगे क्या आपने नॉक किया? कहने लगे कि सर मैंने नॉक कई बार किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कहने लगे क्या आपने पड़ोसियों से पूछा? कहने लगे कि सर ज़्यादातर पड़ोसी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं नहीं पूछ पाया। तो उसने कहा कि किसी को बुलवा कर आप खुलवा लीजिए। कहने लगे सर क्या आपके पास? कहने लगे सर मेरे पास चाबी रहती थी पर इस बार मैं चाबी लाना भूल गया तो इसलिए मैं खोल भी नहीं पा रहा हूँ। कहने लगे कि थोड़ा वेट कर लीजिए, किसका घर है? अब वो आदमी बताता है कि ये घर मैजिस्ट्रेट जज प्रतिभा गौतम का घर है जो दरवाज़ा नहीं खोल रही। अब पुलिस की हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि प्रतिभा गौतम जज के घर की ये खबर है और ये आदमी कोई और नहीं उनका पति है। तो तुरंत भागकर वो सब बुलाया जाता है, चाबी मेकर्स को, दरवाज़ा ताला तोड़ने वाले को, और सब लोग प्रतिभा गौतम के घर पर पहुंचते हैं। अब घर पर पहुंच के दरवाज़ा खोला जाता है। दरवाज़ा खोलते ही ये आदमी एकदम बौखला जाता है, कहता है प्रतिभा प्रतिभा कहता हुआ कमरों में घुसता है और सीधे बेडरूम में जाता है जहां पर हम देखते हैं कि एक लाश टंगी हुई है जिससे खून निकल रहा है और ये जंप मार के उस लाश को गले लगा लेता है, ऊपर फंदे से गिरा देता है और गले लिपट कर रोने लगता है। प्रतिभा तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे बापू ने तुम्हें मरवा दिया। हाय प्रतिभा, मेरी प्रतिभा मुझे छोड़कर चली गई। और ये लाश को लेके यूं राउंड राउंड करता है। पुलिस वाले भी समझ नहीं पाते क्योंकि ये सारा काम इतनी जल्दी, इतने कम मिनटों में हुआ था कि कुछ सोचने समझने का उनको मौका ही नहीं मिलता। तब तक वो सोच समझ पाते कि ये डेड बॉडी है, ये लाश है जिसको ये पकड़े हुए है और ये एविडेंस हैं, ये सबूत हैं जो मिट रहे हैं इस तरह के। तब तक वो होल्ड करते, तब तक काफ़ी देर हो चुकी जाती है। वो छोड़ते हैं कि भाई आप छोड़ो ना, ये केस है, ये मामला, इस तरह से डेड बॉडी को नहीं पकड़ा जा सकता है। जब डेड बॉडी को देखा जाता है तो देखते हैं कि उसमें 7 हाथों में निशान बने होते हैं, खून के, चाकू से कटे हुए निशान दोनों हाथों में, गले में निशान होता है, नीला निशान होता है जिसमें निशान से, जिससे लगता है कि उसने सुसाइड और ये कर दिया है, और रोने लगता है कि मेरे पति को मेरे ससुर ने मरवा दिया, मेरी पति को मेरे ससुर को मरवा दिया, प्रतिभा गौतम को ससुर ने मार दिया। इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कई चीज़ पूछी जाती है, सब बताता है कि क्या हुआ। तो पूरी कहानी बताता है कि सर मैं यहाँ से आता हूँ, इतने बजे आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ऐसा होता है। फिर हम लोग सैटरडे को मिलते हैं और प्रतिभा गौतम के साथ फिर हम लोग घूमते हैं, 2 दिन रहते हैं। इस तरह की अपना पूरा वाक्य बताता है जो मैंने आपको पहले बताया था। तो उसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशंस करती है तो पता चलता है कि जो ये बता रहा है वो सही बता रहा है, उसी के तहत काम होता है, उसी तरह से होता है। क्या कोई आया, कोई सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसा मिलता नहीं है। एक गाड़ी आती है जिसमें यही आदमी उतर रहा होता है और फिर चला जाता है। चीज़ों को फिर पता चलता है, बाप को बुलाया जाता है प्रतिभा गौतम के, उनसे पूछा जाता है तो वो रोने लगते हैं फपक फपक के। कहने लगे साहब हम तो पहले ही प्रतिभा को मना कर रहे थे कि इस परिवार से शादी मत कर, यहाँ पर परिवार से मत कर, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, हमारे साथ कुछ बुरा कर देंगे। लेकिन वो मोहब्बत उस करती थी अपने पति से और फिर वो एक बड़ी पोस्ट पे पहुंच गई थी तो हमें लगा था कि चलो सही है, दोनों को कर दिया जाए। अब पुलिस को सारी थ्योरियां निकाली जाती हैं, सब कुछ किया जाता है तो उनका शक पति पर ही जाता है।
वो पति को रिमांड में लिया जाता है, पूछा जाता है कि क्या कर रहा था तुमने, क्यों किया था तुमने, तो वो बताने के लिए कुछ तैयार नहीं होता है। और साथ में अब सुनिए, इतनी ज़बरदस्त बात है, जिस तरह से हमने बताया था कि इनके सारे जो लड़के के लोग थे वो सारे जुडिशरी और इनमें थे, तो उनको पुलिस को रिमांड में लेने को ये लड़का नहीं मिल रहा था, क्योंकि जिस तरह से बॉडी के निशान थे तो पता चल रहा था कि बॉडी में जो काटा गया है वो आदमी के हाथ से इस तरह से नहीं काटे जाते। जो हमारी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जिस तरह से फंदा बना हुआ है तो फंदे की थ्योरी पे भी बात हो रही थी, इस पे भी चल रहा था। तो इसके लिए उसको रिमांड में लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो सब चीज़ें निकल कर आ रही थी, तो क्योंकि वही एक मौके पर मौजूद आदमी था जिसने डेड बॉडी को, जो एविडेंस को तो सबको मिला के ख़त्म कर दिया था, वही आदमी था जो कंप्लेन करता था, वही आदमी था, वो था। लेकिन अब दो चीज़ों पे पुलिस फंस रही थी, एक ये कि इसकी रिमांड लेनी है, दूसरा ये कि मारने का मोटिव क्या है, क्यों मारा इसको, ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा था, उठ रहा था पुलिस के सामने से कि मारा क्यों, अगर इसने मारा भी है तो मारा क्यों है। तो इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था पुलिस को, उसके लिए रिमांड लेना ज़रूरी था। पर रिमांड के लिए पुलिस एप्लीकेशन दायर करती थी, रिजेक्ट हो रही थी, क्योंकि जुडिशरी में इतना पावरफुल आदमी था। फिर बड़ी मुश्किल से 3 दिन की रिमांड मिलना लाजमी होता है, स्वाभाविक होता है किसी को भी है, लेकिन पुलिस को सिर्फ 7 घंटे की रिमांड मिली थी। और इस 7 घंटे में पुलिस को कबूल करवाना था कि उसने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया, मोटिव क्या था, इस पर बात होनी थी। और जब सब कुछ खुलकर सामने आया तो दिल दहलाने वाली, और हम किस समाज में रह रहे हैं, किस माशरे में हम लोग ज़िंदा रह रहे हैं और किस तरह के लोग हमारे आसपास हैं, ये हमें समझ में आएगा। एक तो सबसे पहले जो खुला था कि जब हम लोग खुद फांसी और दिखाते हैं तो ओ और यू बनता है, अगर कोई खींचेगा तो ओ बनेगा, अगर कोई आपका, और तो जब खुद लेगा तो यू बनेगा। लेकिन जब प्रतिभा गौतम की जो इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें ओ बना था यहाँ पर, तो यानी कि उसको पकड़ के खींचा गया है, क्योंकि इस तरह से नहीं पुल हुआ है। अगर कोई खुद लेता है तो वो पुल करता है, तो जिससे वो होती है। तो एक ये था, तो सारे सबूत उस आदमी के खिलाफ थे। अब ये जानना ज़रूरी था कि इसने इस जज को क्यों मारा है। क्या आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसने क्यों जज को मारा है? अगर है तो आप कमेंट में बताइए, नहीं तो हम जो बताने जा रहे हैं वो पुरुष की पौरुषता कितनी गंभीर हो जाती है। जब पुरुष के अंदर पौरुष आ जाता है तो उसकी ये कहानी पूरी एक मिसाल है। जी हाँ, प्रतिभा गौतम मजिस्ट्रेट थी, ये वकील था। इसको जब अपना केस, सुनिए, जब इसका केस मजिस्ट्रेट की अदालत में होता था तो इसको उठकर उस औरत को, जो इसकी पत्नी थी, उसको योर ऑनर कहना पड़ता था। और जब वो इसको वो कर देती थी तो इसे सॉरी बोलना पड़ता था, माय लॉर्ड बोलना पड़ता था। तो ये पीड़ा, ये दर्द, ये ईगो इसको आती थी कि ये अपनी बीबी को उठकर माय लॉर्ड बोल रहा है, यस योर ऑनर बोल रहा है, झुक रहा है। तो इसके चलते जितनी बार ये झुका, जितनी बार हुआ था, उतने निशान इसने हाथ में बनाए थे, उतने निशान इसने वो किए थे। ये आता है उस वक्त हर रोज़। ये अब ये कहानी कैसे खुलती है, हर बारी ये सैटरडे की सुबह आता था, इस बार ये रात को टैक्सी से ही छुपकर अपनी गाड़ी ये पार्क करता है पहले रेलवे स्टेशन में, फिर एक टैक्सी से छुपकर अंदर बैठकर आता है जिससे सीसीटीवी फुटेज में ना आए। और उस दिन ये आता है, मारपीट करता है, और मारपीट करने के बाद ये पीछे के दरवाजे से बंद करके चला जाता है, जो सेल्फ लॉक्ड हो जाता है। और उसके बाद ये सुबह आकर इस तरह का ड्रामा करता है कि उसने मारा, किसने मारा और किस तरह से मारा। तो ये हमें लगा कि ये रिश्तों की कहानी बतानी ज़रूरी थी। तो इस तरह की कहानियाँ जो हमको कुछ सबक सिखाती हैं और हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमें एक अच्छा समाज बनाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, और समाज में इस तरह के दरिंदों को सोच के, समझ के और अपनों से दूर रखने की प्रयास करना चाहिए। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।